हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह के लोन को चुकाने से हमें कुछ फ़ायदे हो सकते हैं और किस तरह के लोन यदि हम नहीं चुका पा रहे हैं तो हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। वैसे तो नुकसान आपका सिविल खराब ही होगा, बाकी कुछ होगा नहीं, लेकिन किस तरह के लोन को हमें प्रयास करना चाहिए चुका दें, क्योंकि उससे हमें कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि कौन सा लोन चुकाने से फ़ायदा होता है। पूरा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ परसेंट फ़ायदे हो जाएंगे। और किस तरह के लोन से चुकाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान होगा। तो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखिए, पूरी बात समझिए। आधा अधूरा देखोगे पिछले वीडियो की तरह और कमेंट करोगे तो भैया उसके लिए मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं होगा। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि किस तरह के लोन को चुकाने से हमें नुकसान होगा। तो सबसे पहला हमारा आता है, देखिए यहाँ पे 7 डेज लोन। 7 डेज में ही एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन वाले भी हैं। बाकी फर्जी जो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट के जरिए मिलते हैं, जहां से आप डाउनलोड करते हो और ले लेते हो, जिससे आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली जाती है और आपको ब्लैकमेल किया जाता है फोटो। अगर आपके लोन अप्रूव हुआ 10,000 तो मिलता है 2,000, मांगा जाता है 20,000। तो उसको चुकाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप 10 का 20 दोगे, फिर 40 मांगा जाएगा, 40 दिए 60 मांगा जाएगा, ऐसे आपको ये साथ स्कैम होगा। तो 7 डेज वाला लोन तो भूल ही जाइए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और 2% एनबीएफसी रजिस्टर्ड वाले भी 7 डेज वाले हैं। जैसे एक का नाम मैं बता दूं, किस्त नाम से एक है, जो क्या करता है, पूरा अमाउंट 7 दिन में ले लेता है। उसके बाद से 200 जो इसका एक्स्ट्रा चार्ज रहता है उसको दिखाता है, भैया इसको 3-4 महीने में आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के लिए तो 3 EMI 4 EMI 4 मंथ 5 मंथ या 12 मंथ के लिए कहता है, लेकिन वो पूरा पूरा पैसा ले लेता है 7 ही दिन में। बाकी जो बचा हुआ है इंटरेस्ट उसका EMI बना देता है। तो इस तरह के लोन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि आप सक्षम नहीं है चुकाने में, सक्षम है तो सबको चुका के सिविल बचा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है, परेशानी है, तो इस तरह के लोन को चुकाने से कोई फायदा नहीं होता, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं यहाँ पे, 2 गुना हुआ लोन। कुछ एनबीएफसी वाले ऐसे हैं, देखिए 7 डेज वाले तो 2 गुना कर ही देते हैं, लेकिन कुछ एनबीएफसी रजिस्टर्ड भी लोन ऐप है जिनका नाम आप जानते होंगे, कमेंट में बता भी दीजिएगा। जो क्या करते हैं, अगर उनकी EMI अगर आपने 3-4 बार बाउंस कर दी 3-4 महीने, तो अगले महीने आप देखोगे अरे बाप रे, ये तो 1,000 का 2,000 हो गया, 10,000 का 20,000 हो गया। एनबीएफसी वालों में भी ऐसे लोन ऐप हैं जो रकम दोगुनी कर देते हैं। तो भैया इन लोगों से बच के रहिए। अगर 2 गुना हो गया है तो उसको चुकाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर मान लीजिए 1,000 का 2,000 हुआ है, अगर आपने केवल उसी से लोन लिया है तो पे करके बचा लीजिए। लेकिन 10-15 जगह से आपने लोन लिया है तो इस तरह के लोन को चुकाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगला है, लगातार 3 EMI बाउंस। अगर मान लीजिए आपकी एबिलिटी नहीं है, यानी आप सक्षम नहीं है लोन को चुकाने में, 3 EMI बाउंस हो गई तो वैसे आपका सिविल डेड हो जाएगा। उसके बाद यदि आप लोन चुका रहे हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप सोचोगे 3 EMI बाउंस हो गई है, चौथी बार पूरा इंटरेस्ट के साथ पे कर दें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि उस रिकॉर्ड सिविल में शो करेगा, और जो रिकॉर्ड चला गया कि इस महीने में बाउंस किया है आपने, तो हटेगा नहीं, चाहे आप पे कर दो क्यों नहीं टाइम टू टाइम, आपका वो हटेगा नहीं। तो 3 EMI बाउंस हो गया तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है मेनी क्रेडिट कार्ड बिल। आपने कई लोगों ने कहा कि सर मैंने 10-15 बैंकों से क्रेडिट कार्ड से हमने लोन लिया हुआ है, क्या करें। तो भाई साहब, आपने 10 बैंकों से अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिला है, आपने लगभग 10 लाख के समथिंग यूज किया है क्रेडिट कार्ड से, हमें नहीं लगता है कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। क्योंकि आपने अलग अलग जगह से ले लिया है लोन, सैलरी एक जगह से, क्रेडिट कार्ड यूज किया है आपने अनेक जगह से। तो इतना आपकी इनकम नहीं है, आप उसके चक्कर में पड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर ज़्यादा जगह से आपका लोन हो गया है क्रेडिट कार्ड के लिए, ऑलरेडी बाउंस हो गया है, सिविल खराब हो गया है, तो आपके पे करने से कोई फायदा नहीं होगा। नुकसान क्या होगा, तो सिविल डाउन होगा, जिसका आपने भरपूर लाभ उठा लिया है 10 जगह से लेके, जिसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से रहिए, बेफिक्र रहिए।
कॉल आए, जो भी धमकी मिले सुन लीजिए, बात खत्म। अरे मार्केट में कितने बैंक हैं, लगभग 10-15 बैंक ही नहीं होंगे, बहुत सारे बैंक हैं भैया, जिसमें चाहे उसमें आप अकाउंट खुलवा लो। ये थोड़ी ना है कि आपने एक्स बैंक से लोन लिया और वाई बैंक में आपने पैसा रखा तो वाई वाले से एक्स काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड चल रहा है तो आप नया अकाउंट खुलवा के नया बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो आप सक्षम है। अगला है महिला ग्रुप वाला लोन। गांव में देखिए महिला ग्रुप वाला मिलता है लोन, जिसमें क्या होता है, लोन तो आप ले लेते हो लेकिन फंसते चले जाते हो। बहुत सारे लोग इसमें 1% लोग भी कामयाब नहीं होते हैं महिला ग्रुप वाले लोन से, सभी लोग बर्बाद ही होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे शुरुआती में बड़ी अच्छा लगता है, ये काम हो गया वो काम हो गया, फिर आप करते हो, फिर दूसरा ग्रुप वाला आता है, इससे ले लें इसको दे दें, थोड़ा सा और पैसे इधर उधर खर्च कर दिए, किसका भी दे देंगे उसका भी दे देंगे, फिर दूसरा ग्रुप वाला आया, उससे भी लोन लेके इन दोनों का काम चल रहा है दे दे के। उसके बाद से क्या होता है कि एक का अभी आधा बचा रहता है, तो कहता है भाई साहब आप एक काम कीजिए, आपका 4-5 EMI या 10 EMI बचा हुआ है, आप नया लोन ले लीजिए। आपका पहले 1 लाख का लोन था, 2 लाख देगा, कहेगा पिछला EMI हम काट लेंगे। फिर से नया लोन जनरेट होगा तो उसी में इंश्योरेंस करेगा, फालतू के चार्जेस काटेगा, फिर से पैसे का नुकसान हुआ। तो इसमें लोग फंसते ही हैं, इसको जब भी हो स्टॉप कर दीजिए, होगा कुछ नहीं। अगर धमकी देते हैं तो भैया वीडियो बनाइए, जाकर कंप्लेन कर दीजिए, मेरे पास नहीं है, महिलाओं को धमका रहा है, जाओ जो करना है कर लो। उसके लिए परेशान नहीं होना है अगर यदि आपके पास पैसे नहीं है तो। अगला है धनिया लोन। बहुत लोग हमसे कमेंट किए हैं कि धनिया का क्या करें, तो भाई साहब इसके वजह से आपका सिविल खराब नहीं होगा और ना ही हुआ होगा। आप देखिए अपने सिविल में, बाकी NBFC वाले रिपोर्ट करते हैं कि इस महीने आपने नहीं दिया, लेकिन उसका 2-3 बार दिखाया है कि इस महीने आपने नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद से उसका रिकॉर्ड कोई नहीं है आपके सिविल में। आप चेक कर लीजिए सिविल, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई साहब वो खुद ही स्कैम है। दूसरे के नाम पे दूसरा कोई लिया, केवल किसी का पैन कार्ड आधार कार्ड मिल जाता था तो लोन ले लिया, इसलिए उससे आपका सिविल खराब नहीं हुआ है, उसके चक्कर में मत पड़िए, खत्म हो गया छू मंतर, धनिया की चटनी बना के सब लोगों ने खा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है 45 ईयर्स ओल्ड पीपल लोन। अगर आप 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं और आपने किसी कारणवश बिजनेस लोन या तो सिक्योर लोन नहीं, जैसे होम लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन, इस तरह के गोल्ड लोन, इस तरह का लोन ना हो, पर्सनल लोन है, यदि आप नहीं चुका पा रहे हैं तो भैया सीधे कह दीजिए नहीं है सर, हम योग्य नहीं है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। क्योंकि आगे 45 साल हो गए हैं, कितनी उम्र बची हुई है, 45 हो गए, मान लीजिए 70-75 यही ना होगा, तो बहुत कम उम्र बची है। 60 साल के बाद तो लोन ही कम मिलता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने इनकम जो भी हो उसी में मैनेज कर लीजिए, बाकी इसके बारे में भूल जाइए, उसके लिए आपको कुछ होगा नहीं। ज़्यादा कुछ कहते हैं लोग तो एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए थाने में, भाई साहब जब होगा हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आगे आपको 45 वर्ष के बाद आदमी क्या करता है, सपने ज़्यादा सपना तो देखोगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, अपने बाल बच्चों के बीच ही व्यस्त हो जाओगे। ठीक है, तो 45 वर्ष हो गया है तो इसके चक्कर में मत पड़िए, होगा कुछ नहीं, धमकी कुछ भी मिले कुछ नहीं होगा, आराम से रहिए। अब चलिए हम बताते हैं कि कौन सा लोन ऐसा होता है जिसको यदि हम चुका दें तो कुछ % फायदे हो सकते हैं। फायदा तो नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक फायदा हो सकता है, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला NBFC 50% पैड लोन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऐसे NBFC, और आपने ऑनलाइन लोन लिया या तो ऑफलाइन लोन लिया, आपने लोन का 50% अमाउंट आपने क्या किया, पे कर दिया, या 50% से ज़्यादा भी पे कर दिया है, आपका 40% या 50% तक अमाउंट जो है बच गया है और आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको हम चुका दें, इसको हम चुका दें। वो निर्भर करता है आपके हैसियत पे, यानी आपके पास इनकम का स्रोत कितना है। अगर एकदम पूरा 100% क्या 90% भी सोर्स अगर आपका जीरो हो गया है, तब यदि आप नहीं चुका पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास सोर्स है लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम के वजह से इसकी EMI आप नहीं दे पा रहे हो, तो वहां पे आप कोशिश कीजिए इसका पूरा भरिए, पूरा लोन भर दीजिए, क्लियर कीजिए, उसके बाद से फिर से लोन लीजिए, उसके बाद से भाई साहब जो करना हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 या 90%
लोन की ईएमआई अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वहाँ पे यदि आप नहीं चुकाए तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, सिविल डाउन होगा, उसके बाद क्या करना है, पैसे हो चुका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है फोन ईएमआई पेंडिंग। तो देखिए किस्त पे फोन कौन लेता है, ईएमआई पे फोन कौन लेता है। ज़्यादातर 18 साल उम्र से जितने भी लोग ज़्यादा होते हैं और 35 साल, मैक्सिमम 35 ईयर, और 18 साल के बाद 35 वर्ष से पहले के बीच के लोग ही क्या करते हैं, ईएमआई पे फ़ोन लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं। जिनकी लोन हिस्ट्री जीरो होती है, यानी पहले ज़्यादातर लोन नहीं लिए होते हैं, उन्हीं को ये सब मिलता है ऑनलाइन। तो वे लोग क्या करें, आधी ईएमआई तो लोग भर ही देते हैं। तो जो ईएमआई बची हुई है उसको आप कोशिश कीजिए कि पे कर दें, क्योंकि आप फ़ोन 10 लाख का तो लिए नहीं हो, 20-22 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार यही ना लोन लिए हो। तो पहली जो आपने ईएमआई लिया हुआ है, पहला फर्स्ट लोन का रिकॉर्ड है, उसे खराब मत कीजिए, नहीं तो आपको 40 से 50 हज़ार, 20 हज़ार के लिए आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, फ़ोन की ईएमआई भरिए और छोटा छोटा लोन लेके कम समय में ज़्यादा अमाउंट। मान लीजिए अगला बार आपको फ़ोन लेना हो तो क्या कीजिए, फ़ोन लेने जाइए और पूछिए कि भाई साहब कितने कम समय के लिए आप लोन दे सकते हैं, कितने कम समय के लिए, और वहाँ से अपनी सिविल स्कोर और अपना इनकम का स्रोत दिखाइए कि हमारे पास है, हमारी औकात ज़्यादा है। उसके बाद जब आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से पूरा लीजिए, 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना हो। उसके बाद यदि आपकी परिस्थिति खराब होती है या आप खराब होने का नाटक करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आपका फ़ायदा है। लेकिन फ़ोन की ईएमआई के लिए, लैपटॉप की ईएमआई के लिए अपना सिविल खराब नहीं करना चाहिए। इतना महंगा तो ये सब होगा नहीं, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा। वैसे भी ये सब क्या देते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई पे ही दे देते हैं, ज़्यादातर बहुत कम लोन इनका होता है, तो इसको चुका देना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर केस में ये लोग क्या करते हैं, IMEI नंबर फ़ोन का क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे फ़ोन किसी काम का नहीं होता है। अगला है व्हीकल ईएमआई। आपने 2 पहिया वाहन लिया या तो 4 पहिया लिया। वैसे मैं कहूँगा कि लोन पे यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब है या तो यदि आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तब यदि आप व्हीकल जो है ईएमआई पे ले रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जो आप पे नहीं कर रहे हैं, यानी आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो आपको ईएमआई पे लेने से कोई फ़ायदा उतना नहीं होता है। लेकिन अगर आप ले लिए तो देखिए व्हीकल का ईएमआई आप ज़रूर पे कीजिए। अगर आप नहीं पे करोगे तो एक तो सिविल रिकॉर्ड खराब होगा, आपका सिविल नुकसान हो जाएगा, आगे लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, ये आपको एनओसी नहीं देगा, गाड़ी बेच नहीं पाओगे। तीसरा क्या हुआ कि अगर आपकी ईएमआई 50% से ज़्यादा बची हुई है या 50% भी बची हुई है तो ये लोग क्या करेंगे, आपसे गाड़ी वापस लेते चले जाएंगे। आप दबंग होगे तो ये लोग नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन 90% चांस है कि ये लोग लेकर चले जाएंगे। तो आपने जितना अमाउंट भरा हुआ है, 10 लाख की गाड़ी थी, आपने 6 लाख 7 लाख भर दिया, 4 लाख के लिए कोई आपका गाड़ी ले जाए, जिससे हमें सिविल भी नुकसान हो गया, पैसा भी नुकसान हो गया, बेइज्जती भी हुई, तो बहुत बेकार चीज़ है। तो व्हीकल लोन आपको क्या करना चाहिए, पे कर देना चाहिए। आपको व्हीकल लोन किसी भी 2 पहिया का हो, 4 पहिया का हो, आप पे कीजिए, इसको बाउंस मत कराइए, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला है बैंक पर्सनल लोन, 40 लेस देन 50% ईएमआई पेंडिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने 50% से ज़्यादा ईएमआई पे कर दिया है, उसके बाद आपकी स्थिति सही नहीं है, तो आपके इनकम आप सोर्स से निर्भर करता है। यदि आपका सोर्स थोड़ा सा कम हुआ है जिसके कारण आप नहीं पे कर रहे हो कि हमें ये काम है, वो काम है, पे कहाँ से करूं, तो इस केस में आपको कोशिश करना चाहिए कि हम पे कर दें। फिर इसको पे करने के बाद नया लोन जब मिल जाएगा तब आपको जो करना है कीजिए। लेकिन अगर आपने 50-60% दे दिया है, उसके बाद अगर आप नहीं दे रहे हो तो इससे आपका बिल्कुल ही बिल्कुल नुकसान है। पूरा लीजिए, उसके बाद जो करना हो कीजिए, लेकिन देने के बाद आधा से ऊपर देने के बाद अगर आप नहीं दे रहे हो तो इससे आपका नुकसान है, ठीक है। इससे सिविल भी खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन यदि आपका पूरा का पूरा बिजनेस डूब गया, इनकम का स्रोत खत्म हो गया, आपातकालीन स्थिति ऐसी आ गई, तो आपका 2% अगर यदि बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि वहाँ पे आपकी स्थिति खराब है। उससे ज़रूरी है कि आपकी स्थिति सही हो। बहुत काम होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी मेडिकल इमरजेंसी हो गई, वहाँ पे इससे ज़्यादा आपका वो होता है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है, किसी कारणवश थोड़े से शादी विवाह के लिए अगर आपका बचा हुआ है, 1-2 EMI बाउंस होने के कगार पे हैं, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे दे दें। शादी विवाह में क्या है, जितना पैसा उतना खर्च, मैनेज आपको करना है, कम पैसे में भी मैनेज कर सकते हैं। अब ये सोचोगे कि हमें घूमने जाना है, हमें टूर पे जाना है और EMI भरूंगा तो टूर पे नहीं जा पाऊंगा, घर में पेंटिंग नहीं होगा, फ़ोन नहीं ले पाऊंगा, लैपटॉप नहीं ले पाऊंगा यदि इसका EMI दिया तो देखिए ऐसे केस में आपका नुकसान है। यहाँ पे पहले फर्स्ट केस यही है, ठीक है। इसके बाद से यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।